साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक का जो है वो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उस मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 51 से 100 के बीच में बात करने वाले हैं। ठीक है। और इसके प्रीवियस वाले वीडियो में जो है हमने बात किया था इसी मॉडल पेपर के बारे में। और ये मॉडल पेपर जो है उसमें हमने बात किया था 1 से 50 तक के क्वेश्चंस के बारे में। ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिससे कि आपको क्या होगा, प्रैक्टिस करने का एक अच्छा वो है मौका है। और इससे क्या होगा कि आपका सारा जो है मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे चैप्टर्स से रहते हैं, एटलीस्ट उससे ज़रूर रहते हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन कंटिन्यूड हो रहा है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, इसमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, या इन जनरल ये थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बिटवीन 0 से लेके 90 डिग्री तक। ठीक है, थीटा जो होगा वो 0 से लेके 90 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, ये सबके लिए ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या होगा कि इस एक्सप्रेशन में हम लोग 1 रखेंगे यहाँ पे जगह, इसके जगह, तो इसके जगह 1 रखेंगे, प्लस में 1 है तो ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन 52 कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉट 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा जो है वो आता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा ये इस क्वाड्रेंट में आता है, 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। और फिर 180 डिग्री माइनस थीटा भी इसी क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि ये एंगल 180 माइनस थीटा मतलब थोड़ा कम, तो इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो 180 डिग्री प्लस थीटा आता है, और इस क्वाड्रेंट में ये भी आता है 270 डिग्री, क्योंकि ये एंगल जो है ये यहाँ से लेके 90 180 और ये 270 होता है, 270 डिग्री माइनस थीटा आएगा। सिमिलरली जो ये वाला क्वाड्रेंट है इसमें आएगा 270 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि ये 270 डिग्री यहाँ तक और उसमें कुछ थीटा का वैल्यू बढ़ा दीजिए तो ये आ जाएगा 270 प्लस थीटा। या फिर एक आता है 360 डिग्री माइनस थीटा, ये भी आता है। ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री टोटल यहाँ तक आता है और इसमें कुछ कम हो जाएगा तो ये क्या होगा इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। या फिर एक और प्रॉपर्टी है कि थीटा अगर आप इधर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन यही अगर आप उल्टा घूमना शुरू करें, मतलब यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में अगर आप कहीं पे भी कोण मान रहे हैं, तो ये थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, ये एंगल का वो है मतलब साइन कन्वेंशन है कि जब आप घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई ऐसे ऐसे चलती है टिक 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 टिक, जब इस दिशा में आप जाते हैं तो क्या होगा, थीटा निगेटिव होता है। ठीक है, ये आपका रहा एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में इससे क्या लेना देना है, तो हम देखेंगे कि कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 90 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, या फिर 90 माइनस थीटा हुआ या फिर थीटा हुआ, ये दोनों। ठीक है, क्योंकि 0 प्लस थीटा इसको लिख सकते हैं, 0 डिग्री ये लाइन है। ठीक है, सॉरी ये एक्स, 0 डिग्री ये लाइन है तो 0 प्लस थीटा या फिर थीटा। ठीक है, ये हो गया वाई। ठीक है, तो थीटा भी इसी में आएगा और 90 माइनस थीटा भी इसी में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट 90 माइनस ए जो है वो 10 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 53, इसमें थोड़ा टाइपो है। ये क्वेश्चन है इस तरह से कुछ कि 2 tan, ठीक है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो आप tan 30 का वैल्यू दे दीजिए। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 1/√3, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी साइन कॉस टेन के किसी भी एंगल का हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक तरीका तो ये है कि आप tan 30 का वैल्यू पुट कीजिए, आप सॉल्व कर दीजिएगा इसको। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे जब आप देखिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, 30 डिग्री है तो कुछ भी थीटा है, तो वो क्या लिख सकते हैं, उसको हम सेक स्क्वायर 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 2 tan 30 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या कीजिए कि दो tan को साइन कॉस में बदल दीजिए और सेक को कॉस में बदल दीजिए। तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, और एक कॉस जो है स्क्वायर वाले से कट जाएगा, बचेगा क्या 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। अब रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू, या फिर ये डायरेक्टली हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाता है साइन 2 थीटा। तो साइन ऑफ 2 गुना 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन आपका ये डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हम लोग जगह बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें कुछ नहीं करना है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है कि सबसे पहले आपको, कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आपको क्या बनाना, फिगर। कैसे बनाना, तो जैसे जैसे बोला गया है, मान लीजिए कि आप 6 मीटर ऊंचा खंभा है तो एक 6 मीटर का हम ऊंचा खंभा बना दिए, ठीक। अब देखिए ये नीचे आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक। उसके बाद आप सूरज किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। बोल रहा है सूरज का उन्नयन कोण, तो मान लीजिए सूरज आपका इधर है, तो सूरज जब इधर है, सन, ठीक है, ड्राइंग अच्छे से कर सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए सूरज आपका जब इधर है तो परछाई क्या बनेगा, इस खंभे की इस तरफ बनेगी, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे परछाई कुछ इतना लंबा बन गया, इस खंभे का परछाई यहाँ से लेके यहाँ तक परछाई बन गया, ठीक है। परछाई कुछ इसी तरह का होता है, थोड़ा डार्क ना। अब ये कह रहा है कि उन्नयन कोण सूरज का, मतलब यहाँ से जब आप सूरज को देखिएगा ना तो ये जो कोण बनता है, यहाँ से थोड़ा सा और वो होता है, सूरज थोड़ा और ऊपर होता है, तो ये जो कोण बनता है ना, यहाँ से आप सूरज को जब देख रहे हैं तो ये जो कोण बनता है ये कहलाता है उन्नयन कोण, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि इस खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो ये छाया की लंबाई दिया हुआ है। तो अब आपको ये एंगल पूछ रहा है, सबसे आसान है क्योंकि ये खंभा जो खड़ा है वो कितने पे आएगा, ये 90 डिग्री पे सीधा सीधा खड़ा है, ठीक है। तो ABC, ठीक है। अब इसमें tan थीटा सीधे सीधे देख लीजिए, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, तो AB, और थीटा का जो सटा हुआ नीचे वाला जो भुजा होता है, लंब के अलावा जो भुजा हो गया वो हो गया आपका आधार, ठीक है। तो हो गया 6/2√3, तो 2×3 और √3 से ये कटेगा √3 बार में, ठीक। अब tan थीटा का वैल्यू √3 है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है, tan 60 होता है √3। आगे देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले जो है क्वेश्चंस का फिगर बनाना जरूरी है, ठीक है। वो बना लिए तो क्वेश्चन आपका आधा बन गया, ठीक है। चलिए अब जो है कुछ कोऑर्डिनेट का शायद क्वेश्चन है ये, हाँ। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। निर्देशांक जो अक्ष है वो ये हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका जो ये एंगल 90 डिग्री होता है बाय द वे। इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ये, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं या ओरिजिन बोलते हैं इसमें, ठीक है।
इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ये सब मतलब देख के मारने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन देखा और आपने वो कर दिया। चलिए ये भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है -6 -8 किस पाद में एक्स स्थित है। तो क्वाड्रेंट के बारे में पूछा है, एक्स क्वाड्रेंट वाई क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए ये डायरेक्शन एक्स का पॉजिटिव होता है, ठीक, ये डायरेक्शन भी वाई का पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा। नीचे वाला डायरेक्शन वाई का निगेटिव हो जाएगा और इस डायरेक्शन में एक्स निगेटिव होता है, ठीक है। अब कोई भी दूरी इस क्वाड्रेंट में जब आप नापिएगा तो एक्स एक्सिस से जो दूरी हुई वो वाई कोऑर्डिनेट होता है और वाई एक्सिस से जो दूरी हुई है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो ये दोनों दूरी जो है, आप इधर चलिए तो पॉजिटिव, इधर चलिए तो पॉजिटिव, इसीलिए ये क्वाड्रेंट क्या हो जाता है, दोनों अगर पॉजिटिव है तब जाके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसी तरह एक्स इस डायरेक्शन में निगेटिव है तो इधर इस क्वाड्रेंट में जो भी रहेगा उसका क्या रहेगा, एक्स निगेटिव रहेगा और वाई क्या है, इसमें चूंकि पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव रहेगा। फिर बात करते हैं इस थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा कि एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे, इस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है तो क्या करेंगे, प्लस कॉमा माइनस। अब आंख बंद करके अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इस बिंदु का जो वो है दिया हुआ है, वो बोल रहा है कोऑर्डिनेट वो -6 और -8 है। ये एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, ये किस पाद में आएगा, दोनों निगेटिव यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मूल बिंदु से p साइन थीटा कॉस थीटा का दूरी, ये p मतलब एक पॉइंट, कोई बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, सब जगह जहाँ पे भी कोऑर्डिनेट है वहाँ पे भी फिगर बना के देख लेंगे कि उससे कितना सॉल्व होता है। मान लीजिए कोई यहाँ पे बिंदु है वो है p, अब p का वो क्या है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है साइन थीटा ये है कॉस थीटा। तो दूरी कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अगर आप ये देखें तो ये यहाँ से होता है, इसका एक फार्मूला भी होता है बाय द वे, रूट ओवर मूल बिंदु से दूरी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन आप उसको कैसे निकाल सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप ये 90 डिग्री दे रहे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है किसी भी बिंदु का वो वाई एक्सिस से दूरी होता है, वाई एक्सिस से दूरी, तो ये वाला क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी लंबवत दूरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब ये बन गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण क्या होता है, रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे लंब जो है वो कॉस थीटा दिया हुआ है, आधार जो है साइन थीटा दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ठीक। तो इसका वैल्यू तो 1 होवे करता है, 1 का रूट बराबर 1। एक तो इधर से निकल गया, अगर आप इस पे फॉर्मूला पे पुट करते हैं तो भी आ जाएगा, ये क्या आएगा, रूट ओवर एक्स का वैल्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों लिखिएगा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। आंसर 1 यूनिट आप मार देंगे, ठीक है। चलिए अगला डिस्टेंस फार्मूला है, ये दो बिंदु दिया हुआ है आर और एस, किस क्वाड्रेंट में है हम इसको देख के बता सकते हैं, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। बोल रहा है दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे सीधा सीधा, रूट ओवर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। अब x1 के जगह पे क्या है वैल्यू देख लीजिए, x1 का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू है -1, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है x माइनस 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर, तो और प्लस कर दीजिए
ये आ जाएगा 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको वो करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 16, 4 प्लस 16 बराबर √/20, 4 × 20, 2√5। ठीक, 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, 4 को बाहर लाएंगे तो 2√5, 2√5 आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तब भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। मेंसुरेशन है तो भी बनाएंगे। ठीक है, क्षेत्रमिति या ज्यामिति। ठीक है, चलिए बोल रहे हैं y इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू 8 मतलब कुछ इस तरह का लाइन। ठीक है, y इक्वल्स टू 8 मतलब कुछ इस तरह का लाइन, मतलब कि x एक्सिस से जो दूरी है इस लाइन की हर जगह वो 8 यूनिट है। ये y इक्वल्स टू 8 इक्वेशन का मतलब हो गया। तो मतलब ये हुआ कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, गौर से सुनिएगा, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन 8 है, इस सिर्फ y इक्वल्स टू 8 है और x के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो x निगेटिव भी हो जाएगा, 0 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, लेकिन y का वैल्यू हमेशा हमेशा, y का कोऑर्डिनेट हमेशा हमेशा 8 होगा। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझिए। बोल रहा है कि रेखा y इक्वल्स टू 8 का आलेख, हमने आलेख बना दिया, किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। तो वैसा बिंदु जिसका y कोऑर्डिनेट 8 है वो तो इसी लाइन पे होगा। तो जैसे ये उसी लाइन पे है, ये इसी लाइन पे है, y कोऑर्डिनेट 8, ये भी y कोऑर्डिनेट 8 है, तो ये तीनों जो हैं वो इस लाइन पे है, कहीं ना कहीं है। जैसे 1 8 है तो वो कहीं शुरू में होगा, 4 8 है तो वो थोड़ा आगे जाके होगा, 0 8 है तो वो यहाँ पे होगा। ठीक, अब अगर आप ये देखिए तो ये थोड़ा अलग है, इसमें y कोऑर्डिनेट जो है, y कोऑर्डिनेट ये वाला, ये 8 नहीं है, तो इसीलिए इस बिंदु से होके वो लाइन नहीं गुजरेगी। ठीक है, क्लियर। चलिए जस्ट अ सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। ये क्यों आ रहा है, ओके ये उसी को पिछला क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। ये तो अब आसान हो गया आपके लिए। प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, ड्रॉ किए, x था y था, हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है। ये दोनों पॉजिटिव x और y, ये दोनों निगेटिव, सॉरी एक x निगेटिव y पॉजिटिव, ये दोनों निगेटिव, ये पहला पॉजिटिव x पॉजिटिव y निगेटिव। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश के बारे में बोल रहा है तो कौन सा वो है, दोनों पॉजिटिव किस में है, इसमें है। बाकी ये देखिए, अगर आपसे पूछे कि ये वाला किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, तो x निगेटिव y पॉजिटिव किधर घूम रहा है, ये इधर घूमेगा सेकंड में। ठीक है, ये दोनों, ये किस में हो जाएगा, थर्ड में। ये किस में होगा, ये है फोर्थ में। ठीक है, तो फर्स्ट में यही वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो मैं बताते जा रहा हूँ, एकदम उसी पे बेस्ड बनेगा, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चंस। जैसे देखिए a इक्वल्स टू 5 और 6, ठीक, 5 6, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ड्रॉ कीजिए, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 6 है, तो x का वैल्यू y एक्सिस से दूरी कम है और x एक्सिस से दूरी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा इधर आएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा 5,6। चलिए, अब हमने क्या बताया था कि किसी भी बिंदु का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x नियामक, ठीक है, ये होता है y एक्सिस से दूरी। ठीक है, इस एक्सिस से दूरी,
तो अगर आप इससे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो बोलेगा ये दूरी जो है ये 5 है आपका वाई एक्सिस से दूरी, और एक्स एक्सिस से दूरी होता है ये 6 है। समझ रहे हैं आप? एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से दूरी एक्स कोऑर्डिनेट जो कि 5, और एक्स एक्सिस से दूरी वाई कोऑर्डिनेट जो कि 6। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है थोड़ा समझ लीजिए। वाई एक्सिस से लंबवत दूरी, कुछ नहीं करना है, वाई एक्सिस से लंबवत दूरी एक्स कोऑर्डिनेट, आप ऐसे भी मार सकते हैं 5। ठीक है, ऑप्शन इसका आएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो बिंदु है, उसको मिलाने वाले रेखाखंड है, उसके मध्य बिंदु का नियामक। एकदम आसान है। इसमें क्या है, फॉर्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेट में कि मध्य बिंदु होता है x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2 इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये दो बिंदु, एक बिंदु ये दिया हुआ है, दूसरा बिंदु ये दिया हुआ है। अब इसमें x1 x2 y1 y2 का वैल्यू रखिए। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। रखिए वैल्यू। -2 प्लस -8 डिवाइडेड बाय 2, एंड देन दूसरा 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 8 और 2 10, -10/2 -5, 14 और 10 24/2 12। आंसर आ जाएगा आपका -5 और 12। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे थे हम लोग। तो इस किसी वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक, तो केंद्रक तो कुछ नहीं होता, व्यास का मध्य बिंदु होता है केंद्रक। सीधा सीधा इसमें ड्रॉ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक, तो 2 छोर दिया हुआ है। ठीक है, दोनों छोर में जो है आपको क्या बोल रहा है कि वृत्त, हाँ ये दोनों छोरों का निर्देशांक दिया हुआ है, तो बोल रहा है वृत्त के केंद्रक। तो केंद्रक जो होता है, केंद्र जो होता है वो क्या होता है, केंद्र का है, सॉरी। तो जो केंद्र का निर्देशांक होता है वो केंद्र जो है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो अगर आप वृत्त बनाइएगा, ठीक है, ये आपका केंद्र है। मान लीजिए आप ऐसे करके ड्रॉ किए हैं, कोई भी लाइन जो है केंद्र से जाए और दोनों परिधि को छुए तो वो उसका व्यास कहलाता है। ठीक है, तो ए बी यहाँ पे है, ये ओ मान लीजिए। तो केंद्र जो है हमेशा इन दोनों का मध्य बिंदु होता है। ए और बी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 2 पॉइंट के मध्य बिंदु का नियामक निकाल देंगे। उसका फॉर्मूला हमें पता ही है, हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। क्या है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक है, x1 है ये 6, यहाँ पे -6, तो 6, -6/2। y1 कितना है, -8, 8, तो -8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों 0, 0/2 0। ठीक है, 0/2, 0, 0। आंसर आ जाएगा आपका मूल बिंदु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बिंदु ए 3 4, तो आप फिर से एक्सिस ड्रा कीजिए। 3 4, तो वाई एक्सिस से दूरी 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे थोड़ा ऊपर 4, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ए मान लीजिए क्या है, ए मान लीजिए क्या है 3, 4। अब बोल रहा है कि दूसरा कोई बिंदु है जो P, 1 है। अब P, 1 जो है मतलब क्या है, y = 1 है। तो अब P, 1 किधर किधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए वो P, 1 यहीं पे है, मान लीजिए, मैंने बोला है मान लीजिए। ठीक है,
कहाँ होगा वो देखेंगे उत्तर आने के बाद। तो बी जो है वो क्या बोल रहा है कि केंद्र से जो है ना ये समदूरस्थ है, ठीक है। बी केंद्र से ये वाला दूरी, सॉरी मूल बिंदु से ये वाला दूरी और मूल बिंदु से ये वाला दूरी, ये दोनों बराबर है, ठीक। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट का मूल बिंदु से दूरी कितना है, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, √x² + y², ठीक है। मूल बिंदु से दूरी का क्या फॉर्मूला है, तो मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। तो ये निकाल लीजिए क्या होगा, √3² + 4² = 5। अब इतना वैल्यू आप, दूसरा पॉइंट जो बी है इसका कितना होगा, मूल बिंदु से दूरी सेम x² + y², तो p² + 1, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, बराबर p² + 1, p² बराबर 24, p बराबर ±√24। ये आपको ज़रूर देखना है क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए प्लस माइनस आ रहा है। 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 6, 4 बाहर आ जाएगा रूट से तो 2 ±2√6, ठीक है। अब देखिए सिग्निफिकेंस इसका कितना है, बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट p का वैल्यू आया है, मतलब x कोऑर्डिनेट, तो एक जो है पॉइंट वो कुछ यहाँ पे है, ठीक है, मतलब 2√6 है और एक है, ठीक है। और दूसरा बोल रहा निगेटिव x है, मतलब एक इधर भी है, तो जितना दूर इधर है उतना दूर इधर है और उतना दूर इधर है, समझे। इसीलिए ये दूरी, ये दो कोऑर्डिनेट आया क्योंकि एक पॉइंट इधर आएगा -2√6, 1, दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ पे 2√6, 1, समझे। तो इसीलिए दो वैल्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना आपको डीप में जाने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला 5 जो भी है रखेंगे, उस पर निकाल लेंगे, वही बराबर कर देना क्योंकि बोला है कि वो समदूरस्थ है, तो जितना दूरी इधर से उधर मूल बिंदु से उतना ही दूरी दूसरा वाला पॉइंट का, ये निकाल दिए, वैल्यू कितना आ गया 2√6, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि ये दोनों का जो है त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जब आपके पास क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेट जो है थोड़ा उल्टा पुल्टा है, थोड़ा मतलब मिल नहीं रहा है, ठीक है। मान लीजिए 0,8 इधर है, b इधर मान लीजिए 6,12, c इधर मान लीजिए, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब दोनों क्वाड्रेंट दिए हुए रहे तो, ठीक है। एरिया हाफ इंटू x1 × y2 - y3, ठीक है, x1 × y2 - y3। अब x1 हो गया, उसके बाद दूसरा आएगा x2, x2 × y3 - y1 प्लस तीसरा आएगा x3 y1 - y2। इस पे वैल्यू रखिएगा, आपका आंसर आएगा। चलिए रखते हैं, x1 का मान 0, तो ये वाला टर्म खत्म, 0 × कुछ भी 0 प्लस x2 यहाँ पे रखेंगे 6, y3, ठीक है। तो 2 जब ये ले रहे हैं तो y3 क्या होगा, -4, माइनस y1 = 8, ठीक है। अगला x3 जो है वो आएगा -16, तो यहाँ पे +16 की जगह क्या लिख देते हैं, -16 लिख देते हैं, इंटू y1 विल बी दिस 8, y1 होगा 8 माइनस y2 होगा 12, ठीक है, 12, बस। अब इस पे रखिए, 8 और 4 12, -12 और गुना 6, 6 गुना -12, -16 गुना -4, 8 - 12 बराबर -4। अब 16 चौक 64 और 12 छक 72, हाफ इंटू -72 और ये +64, ठीक है।
64 8 72 -8/2 बराबर -4। वेट अब जो है क्वेश्चन ये है कि एरिया कभी निगेटिव नहीं आ सकता है। ठीक है, क्या बोला जाता है कि एरिया किसी भी ट्रायंगल का वो निगेटिव नहीं आ सकता, तो हमेशा इसका क्या लेना है, मॉड। इवन फॉर्मूला में क्या लिया हो जाता है, इसका मॉड लिया जाता है। ठीक है, तो मॉड ऑफ -4 मतलब मॉड के बाहर क्या होता है कि अंदर कुछ भी वो बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा, प्लस होके निकलेगा। तो ये वैल्यू किसकी क्या हो जाएगी, 4 स्क्वायर यूनिट। तो 4 स्क्वायर यूनिट आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझिए यहाँ पे माइनस। अब देखिए ये क्यों आता है, ये निगेटिव होता है कि आपने x1 किसको माना है, y1 किसको माना है, और x1 किसको माना है, x2 किसको माना है, दूसरा पॉइंट किसको माना है, तीसरा पॉइंट किसको माना है, उस पर प्योरली डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर आंसर इसमें निगेटिव भी आ गया तो वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ये हमेशा मॉड लगा होता है इसको। ठीक है, ये किस में होता है, मॉड में, मतलब इसके बाहर जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, है ना, निपाप होता के बाहर निकलेगा सीधा सीधे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये सेक्शन फार्मूला पे है। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। ओ माय, एग्ज़ाम में ये सारा कोई कैलकुलेशन आप लोग रफ पेज में करेंगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। चलिए 2 बिंदु लेते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चन हमेशा आता है। इवन जो क्षेत्रफल वाला है एक क्वेश्चन हमेशा आएगा आपको, कोई भी एग्ज़ाम आप मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में आप देखिएगा एक क्वेश्चन आपको फार्मूला पे आएगा ही कि 3 बिंदु दिया हुआ है, उसका आप क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, एक जो क्वेश्चन है वो इस पर इंटरनल या एक्सटर्नल पे आएगा ही सेक्शन फार्मूला का। ठीक है, अंतः विभाजित या बाह्य विभाजित। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि कोई भी बिंदु यहाँ पे P है, जो इस 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको क्या करेगी, m/n में डिवाइड करती है इंटरनली। ठीक है, इंटरनली मतलब हो गया कि दो जो लाइन मिला रहे हैं ना उस लाइन में पे होगा ये पॉइंट P। एक्सटर्नली मतलब होता है कि वो जो 2 लाइन मिलाइएगा ना उसको बाहर आगे बढ़ाइएगा, इधर चाहे इधर दाएं। ठीक है, बता ही देता हूँ मैं यहाँ पे। एक्सटर्नली मतलब होता है कि A B अगर है, ठीक है, तो अगर आप कोई भी पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब है, मान लीजिए वो या तो P इधर हो सकता है। ठीक है, अब P इधर हो गया तो ये उसमें थोड़ा सा गलती हो जाता है लोगों से कि M जो होता है वो पहला जो है पॉइंट जो है और उस पॉइंट को डिवाइड करता है, तो M ये वाला पोर्शन हो जाता है, और सिमिलरली जो N हो जाता है वो ये वाला पोर्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए ये एक्सटर्नल हो गया, इसके बारे में हमें क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछा गया है किसके बारे में, इंटरनल के बारे में। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2 है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, p का कोऑर्डिनेट जो आएगा वो p का कोऑर्डिनेट आता है, इसको गुना कीजिए x1 से, सॉरी इसको गुना कीजिए x1 से mx1, सॉरी नो इसको गुना कीजिए इधर से, ये इसकी तरफ है, ए की तरफ है, तो गुना करेंगे अपोजिट वाले से, तो ये गुना होगा mx2 प्लस nx1। ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है, सेम इसमें भी यही होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट जो होगा m y2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्या करते हैं जो a की तरफ है उसको b वाले में गुना कर रहे हैं और जो b की तरफ है उसको a वाले में गुना कर रहे हैं, बस। ठीक है, अब वैल्यू बिठाइए थोड़ा सा, अरे ये तो फॉर्मूला में ही दिया हुआ है, m का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 3 प्लस 2 वाला में देखिए तो 3 गुना जो होगा x2 का वैल्यू कितना है 9, तो 3 गुना 9 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये थोड़ा सा लिख लेते हैं हमारे केस में। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, एक्सटर्नल का भी मैं बताऊंगा थ्योरी में। ठीक है,
अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन हटाने के लिए। चलिए, एक पॉइंट जो है वो है 4, -3, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ये बना लेना है 9, 7, जो ये मैं लिख रहा हूँ अभी यहाँ से, ये आपको लिख लेना है, उसके बाद फार्मूला पे बिठा लेना, दैट्स इट, ठीक है। ये 3 है, ये 2 है, ठीक। चलिए, ये ए दिया हुआ है, चलिए बी दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि 3 गुना m इंटू x2, तो 3 गुना 9 प्लस 2 इंटू x1, 2 गुना 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। ई एगो ऑप्शन है और ई ऑप्शन है, तो क्या बोल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा समझिए इसको, ये क्या पूछ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट। तो हमने जो निकाला वो क्या निकाला है, एक्स कोऑर्डिनेट। चलिए वाई वाला भी लिख लेते हैं, ये ऑप्शन नहीं मिलाना है, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट होगा सेम m इंटू y2, तो 3 गुना 7 प्लस 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2। ये है कहीं दिख रहा है, 3 गुना 7 प्लस 2 इंटू -3। देखिए इन दोनों में सिर्फ यही प्लस माइनस का अंतर है, ठीक है। तो ये प्लस वाला मार्क करना है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट पूछा है इसलिए ऑप्शन बी आएगा इसमें, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज में 2 एंगल दिया हुआ है, तो तीसरा एंगल पूछ रहा है, ये तो कोई भी बता देगा। चलिए, त्रिभुज के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। 180 में ये दोनों का जोड़ घटा दीजिएगा, दोनों के जोड़ को माइनस कर दीजिएगा, तो तीसरा एंगल नहीं निकल जाएगा। तीसरा एंगल क्या है, बी, 60 डिग्री होगा आंसर, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान रहता है, बस यही है कि हमें उसको फाइंड आउट करना रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है कि 50 क्वेश्चन ही बनाना है। मैं आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करके समझा रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है। चलिए, अब बोल रहा है कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी बना लीजिए, वैसे ए बी सी 2 ट्रायंगल बना लीजिए, दूसरा बना लिए डी ई एफ। चलिए, दोनों बोल रहा है समरूप है, ठीक है। दोनों क्या है, ए बी सी समरूप है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है भाई। लेकिन उसमें और क्या लिख दिया हुआ है कि ये भुजा का जो अनुपात है ए बी अपॉन डी ई, ये वाला इसके बराबर बी सी अपॉन एफ डी, ये वाला, अच्छा बी सी अपॉन एफ डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी अपॉन एफ डी, फिर से देख लेते हैं, ए बी अपॉन डी, ठीक है, और बी सी अपॉन एफ डी, बी सी अपॉन एफ डी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि देन दे विल बी सिमिलर, ठीक है। बोल रहा है कि अगर ये दोनों दिया हुआ है तो ये समरूप होंगे। बोल रहा है कि ये होंगे, कब होंगे, तो याद रखिएगा, जब भी आपको कोई दो भुजा का रेशियो, जैसे मान लीजिए ये इस टू ये है और ये इस टू ये बराबर है, मान लीजिए, तो इन दो भुजा का अंतः कोण भी अगर बराबर होगा, अंतः कोण, ये दोनों भुजा जो जिसका रेशियो बराबर बोल रहा है, उन दोनों का अंतः कोण, इसीलिए देखिए मैंने भुजा को मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ताकि आपको इन दोनों भुजा का अंतः कोण मालूम हो सके। अगर आप ऐसे डायग्राम ड्रॉ नहीं कीजिएगा, मार्क नहीं कीजिएगा, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सीधा सीधा फंडा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इन दोनों भुजा जो जिनका रेशियो बराबर है, उनके अंतः कोण मतलब एंगल बी और एंगल डी अगर बराबर होते हैं, ठीक है, तब जाके आपका ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, और ऑप्शन इससे आता है आपका डी। समझ गए। ये डायग्राम ड्रॉ जरूर कीजिए और उसके बाद इसको वो कीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 70 है। इसमें भी वही है, समरूप दिया हुआ है,
फिर से दो ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, वो समरूप है, ठीक है। तो ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी सी इज टू क्यू आर, बी सी इज टू क्यू आर बराबर 1/5 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है कि और ये दोनों समरूप भी हैं, ठीक है। तो समरूप हैं तो हमें ये भी ये इज टू ये भी बराबर होगा, और ये इज टू ये भी बराबर होगा, ठीक है। सॉरी, ये इज टू ये भी बराबर होगा, ठीक है। अब हमें ये कह रहा है कि एक का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, तो दूसरा का भी अनुपात उतना ही होगा, ठीक है। मतलब ये हमको पता है ना कि ये बराबर होता है तीनों, वो जैसे हमें ये पता है ना कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर समरूप है, तब ये अप्लाई होता है, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर पी आर अपॉन ए सी। ये तीनों अनुपात जो है ये बराबर होता है, ठीक है। अब एक का दिया हुआ है तो बाकी भी बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है कि एरिया इसमें से जो है वो दोनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए एरिया जो निकालेंगे, ठीक है, तो एरिया जो निकालते हैं क्या होता है 1/, वो बेस इंटू हाइट करके निकालते हैं, ठीक है। तो जब आप ये ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि ये दोनों का अनुपात बराबर है, एक एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल बराबर है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ये त्रिभुज में ये 3 एंगल बराबर हो गया, ठीक है। इस त्रिभुज में ये तीनों एंगल बराबर हो गए, इन त्रिभुज में ये और ये वाला, ठीक है। तो आधार गुने ऊंचाई होता है इसमें, ठीक है। तो 1/2 इंटू, तो इसका मतलब ये है कि इस भुजा का भी रेशियो जो है वो बराबर होगा, ये भुजा का रेशियो भी बराबर होगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पे d मान लीजिए और यहाँ पे t मान लीजिए, तो AD अपॉन PT भी बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा AB अपॉन PQ के, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको क्या निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो बेस मान लीजिए BC, हाइट मान लीजिए AD, ठीक, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बेस मान लीजिए QR और हाइट मान लीजिए PT, ठीक है। तो जब आपको पता है ये दोनों कट जाएगा, BC अपॉन QR आपको पता है 1/5, AD अपॉन PT भी पता है कि वो इसके बराबर होगा, ये भी 1/5 होगा, तो क्या हो जाएगा 1/25 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जब भी आपको ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम में भी आया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जब भी आपको एक अनुपात दिया हुआ है तो जब और आपसे पूछा जाए कि एरिया क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, सीधा सीधा बात, अनुपात का स्क्वायर, दैट्स इट, और आपको कुछ नहीं करना है, अनुपात का स्क्वायर। चलिए 10 90 माइनस ए, 10 90 माइनस ए, 90 माइनस ए हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉट ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो ज्यामिति से है, और इसमें दिया हुआ है डी पैरेलल टू BC है, एक त्रिभुज में है, ठीक है, और डी पैरेलल टू BC एक त्रिभुज में है, तो ये एंगल ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DADE, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एटलीस्ट आपको समरूप हो जाएंगे, ठीक, क्या हो जाएंगे, समरूप। तो समरूप हो गए तो रेशियो कैसे निकालेंगे, AB अपॉन AD बराबर AC अपॉन AD। AB का वैल्यू कितना है
ए बी का वैल्यू हो जाएगा ए डी प्लस बी डी, ठीक है। तो ए डी, अच्छा इसमें दिया हुआ है, लिख लेते हैं ना, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, तो ये 5 है, डी बी है 6, तो ए बी हो गया 11। अब इसमें क्या है कि ए ही दिया हुआ है 8, तो इसी पूछ रहा है, इसको एक्स मान लीजिए। चलिए, तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 5 और 6 11 डिवाइडेड बाय ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 5 बराबर ए सी जो है वो 8 प्लस एक्स डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 11 गुना 8 88, 5 8 40 प्लस 5x, 5x बराबर 40 इधर आ जाएगा, घट जाएगा 48, एंड x बराबर 48/5, 5 9 45 और 5 6 30, 9.6 सेंटीमीटर। चलिए, अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, दो समकोणिक त्रिभुज की उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता था, कितने का, थेल्स बाबा ने कहा, ठीक है। चलिए, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये ज्यामिति का क्वेश्चन है। ये बनाया हमने वृत्त, कहीं पे भी एक आप अगर आप बिंदु लेते हैं, स्पर्श रेखाएं क्या होती है, जो छूती हुई जाए, राइट, वैसी रेखाएं जो वृत्त के किसी बिंदु पे छूती हुई जाए, ठीक है। तो कोई भी आप एक्सटर्नल पॉइंट से आप क्या होगा कि 2 रेखाएं आप खींच सकते हो, 2 एक्सटर्नल होना चाहिए, किसी भी कहीं पे भी, यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे, 2 खींच सकते हैं, इधर 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 इधर, कोई भी एक बिंदु से आप हमेशा, बाह्य बिंदु से हमेशा 2 खींच सकते हैं, अनगिनत नहीं होगा, और इससे 2 से ज़्यादा भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, दी गई आकृति में पी ए पी बी 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा बना के बताऊंगा, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी इसी में देख सकते हैं, ठीक है। पी ए और पी बी बोल रहा है 2 स्पर्श रेखा है, ठीक, ये एक बाह्य बिंदु है पी। अब बोल रहा है कि 2 स्पर्श रेखाएं, ओ केंद्र, ओ सेंटर हो गया, वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि ए पी ओ एंगल दिया हुआ है कितना, 40, मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक। अब देखिए, जैसे ही ये स्पर्श रेखा हो गया तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होती है। स्पर्श रेखाएं, ठीक है, जो त्रिज्या है उस त्रिज्या से 90 डिग्री का कोण बनाती है, जहाँ पे वो टच करती है ना वृत्त पे, ये 90 डिग्री बनाती है, उसी तरह से ये भी 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये लंबवत होती है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, ओ ए बी पूछ रहा है, ओ ए बी ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये 40 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा इस त्रिभुज में, ये वाला एंगल, ये एंगल हो जाएगा आपको 90 प्लस 40, और 180 में से घटा दीजिए 90 प्लस 40, तो 130 घटा दीजिए तो हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये एंगल आपको 50 हो गया, मतलब एंगल ए ओ पी जो है वो 50 हो गया, ठीक। अब इस छोटका त्रिभुज में देखिए, ठीक है, ई जो है, इस छोटका त्रिभुज में देखिए कि ओ ए बी पूछ रहा है, ठीक है, उसके लिए हमें ये एंगल भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ये देखना है कि जब भी 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, तो अगर कोई केंद्र से होती हुई रेखा गुजरती है उस बिंदु, उस बाह्य बिंदु से, तो उसका एंगल को ये डिवाइड करता है, तो ये एंगल भी 40 हो जाएगा। ये एंगल 40 हुआ, मतलब ये 90 है, तो ये एंगल भी 50 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जब आप ये बनाइएगा वृत्त को, ठीक है, वृत्त में देखिए ऐसे है, ये सेंटर है, यहाँ पे है ये स्पर्श रेखा, इसको यहाँ पे जोड़ा हमने और इसको यहाँ पे, तो ये वाला एंगल जो है अगर आपका ये 100 है, ठीक, क्योंकि 50 प्लस 50 100 हो गया, तो ए बी, अब ए और बी दोनों त्रिज्या है, इसको आप अगर लंब निकालते भी हैं, ठीक है, त्रिज्या है ये दोनों भी, तो ये बराबर होता है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये दोनों, कोई भी त्रिभुज की 2 भुजा अगर बराबर हो तो उन दोनों भुजा, राइट,
से के द्वारा बनाया गया जो कोण होगा, ये दोनों कोण भी बराबर होगा, उनका अंतः कोण भी बराबर होगा। तो मतलब ये है कि अगर ये 100 है तो बच गया कितना, 80 डिग्री, और ये दोनों बराबर है तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, आंसर 40 डिग्री आ जाएगा इसका। ठीक है, एक आपको थ्योरम भी बताया गया होगा कि जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल में ये होगा, ये परिमेय है, ये प्रूफ करना भी है ज्यामिति में। ठीक है, तो आंसर इसका आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें और कुछ नहीं है, परिमेय याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी भी दी गई आकृति में क्यू ओ आर जो है वो वृत्त का क्या है, व्यास है। तो जब भी ये वृत्त का व्यास हो गया तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, ये भी एक परिमेय है कि वृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण जो है वो एक समकोण होता है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है, ये भाई साहब खुद बता रहे हैं कि पी क्यू और पी आर जो है ये बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, ये मैं बता रहा हूँ। तो क्या होगा, उसके दोनों का अंतः कोण भी बराबर होगा। तो 90 में से घटाए तो 180 में से 90 घटाए तो ये 90 बचा, 180 डिग्री में 90 घटा देंगे, 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, 90 घटा दिए तो 90 बचा, और इस 90 में दो हिस्सा लगा दीजिए बाई 2 बराबर 45 डिग्री, ये दोनों एंगल 45 डिग्री होगा। क्या पूछ रहा है, पी क्यू आर, ये 45 डिग्री, दैट्स इट। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। तो इसमें आपको फोटो नहीं दिया हुआ, इसमें आपको क्या करना है, फोटो बनाना है। यहाँ पे है ओ केंद्र वाले वृत्त, ए बी एक स्पर्श रेखा, यहाँ पे दूसरा स्पर्श रेखा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो ए बी ए सी। ठीक है, बोल रहा है कि अब यहाँ से मतलब ये बोल रहा है कि ये एंगल देखेगा तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी ये ड्रॉ कीजिएगा तो कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बी ओ सी 110 डिग्री है। ठीक है, तो सी ए ओ पूछ रहा है, सी ए ओ, अच्छा ये वाला पूछ रहे हैं। चलिए, तो ये पता है हमें कि 110 है, तो ये जो है ये इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये 55, ये भी 55। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, तो सी ए ओ ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 55, एक एंगल 90, एक 55, दूसरा क्या होगा, तो ये हो गया 145 डिग्री। 180 में 145 घटाएगा तो 35 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, 35 मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब ये है कि अगर ये वृत्त है और इससे कोई स्पर्श रेखा खींच दिए, ठीक है, केंद्र यहाँ है, ये 90 डिग्री होता है। चलिए अब ओ मान लीजिए, ये टी मान लीजिए, ये बोल रहा है 12 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, बोल रहा है कि और केंद्र से टी की दूरी, ये वाला दूरी दिया हुआ है, वह अच्छा है, ये 13 दिया हुआ है, तो ये समकोण त्रिभुज जब होवे करता है, कर्ण दिया हुआ है 13, ये 12 आधार है, तो लंब कितना होगा, ये 5 हो जाएगा। बोल रहा है वही तो वृत्त की त्रिज्या है ना, केंद्र से इसकी दूरी 5, तो ये 5 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आप आंसर मारिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यामिति में फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, फिगर जरूर बनाइए। ठीक है, चलिए फोटो बनाइएगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, दी गई आकृति में ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ओ जो है वृत्त का केंद्र है, क्यू पी आर जो है वो 60 डिग्री है, क्यू पी आर, अच्छा ये वाला एंगल बोल रहा है 60 डिग्री है। ठीक है,
तो बोल रहा है कि ओ क्यू आर कितना होगा। ओ क्यू आर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओ क्यू आर, चलिए ओ क्यू आर के लिए पहले ये देखेंगे कि एक आपको परिमेय होता है कि किसी भी चाप द्वारा, ये चाप है, ठीक है, हाँ, किसी भी चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर जो बनाया गया कोण है वो केंद्र पर बनाए गए कोण से आधा होता है, या फिर केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण से दुगुना होता है। तो ये एंगल हमेशा डबल होगा इसके, तो ये हुआ 120 डिग्री हो गया। क्या होता है परिमेय कि किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा, यहाँ पे लीजिए, तो सॉरी थोड़ा वृत्त खराब बना है, मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, तो ये चाप जो है, ये इतना बड़ा चाप है, ये चाप द्वारा जो परिधि पे जो कोण बन रहा है ना, वो जो केंद्र पे जो कोण बन रहा है ना, वो परिधि पर वाले से दुगना होगा। यहाँ पे अगर x बन रहा है तो ये 2x होगा, ये फिक्स है। तो अब ये कितना हो गया, क्यू ओ आर हो गया 120 डिग्री। अब ये दोनों त्रिज्या है, ओ क्यू और ओ आर जो है वृत्त की क्या है, ये दोनों त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्या है, तो इसके अंतर का कोण भी बराबर होगा। तो 120 में बचा कितना, 180 में अगर 120 घटाएंगे तो बचेगा 160 डिग्री, और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 30 डिग्री। ये एंगल आ जाएगा ओ क्यू आर, आ जाएगा 30 डिग्री। ओ क्यू आर ही पूछ रहा है, वो एंगल आएगा 30 डिग्री, ठीक है, फाइन। अब चलिए ये क्वेश्चन जो है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो इसमें बोल रहा है कि आंकड़ा दिया हुआ है उसका परिसर पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, आंकड़ा को जो है बढ़ते क्रम में लिख देना है, ठीक है। तो 15, 20, 29, 41, 45, 60, 65, 84, ठीक है। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो सबसे लोएस्ट है और सबसे जो हाईएस्ट है, इन दोनों का अंतर कितना है। रेंज मतलब यही होता है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो 84 में जब आप 15 घटा देंगे, ठीक है, तो 15 9 24, 24 2 और ये 6, आंसर आएगा 69, ठीक है। परिसर के लिए सिंपल, सबसे मैक्सिमम निकालिए, सबसे मिनिमम निकालिए, घटा दीजिए, दैट्स इट। आप ये भी कर सकते हैं बट वो ज़्यादा आसान है, ज़्यादा जो डेटा है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, लोएस्ट निकाले और हाईएस्ट निकाले और उसके बाद उसको क्या कर दिए, वो कर दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि आपको समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो कर दीजिए यहाँ पे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n डिवाइडेड बाय पदों की संख्या कितना है, n। अब इसका जोड़ कैसे निकालेगा, ठीक है, इसका जोड़ कैसे निकालेगा, उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, ये होता है इसका सम ऑफ 1 to n नंबर्स, ठीक है, 1 से n तक की संख्याओं का योग n × n + 1/2। इसमें गुना करेंगे, नीचे था n, n लिख देंगे, ये n से n क्या हो गया, कट गया, आंसर आ गया आपका n + 1/2, ठीक है। चलिए अगर इसमें आंसर आ जाएगा, सॉरी n + 1/2, आंसर आ जाएगा C, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मीन, मीडियन और मोड में, ठीक है, मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशन है। पहले तो ये वो फॉर्मूला आप याद रखिए,
मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशन है? बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए ऑप्शन पे हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो जो एक्चुअल आपका फॉर्मूला होता है वो होता है कि 3 × माध्यिका बराबर, ठीक है, बहुलक जोड़, ठीक है, 2 × माध्य। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा, ये माध्यिका ही है, ठीक है। अब अगर आप इसको एकदम देखें तो आपको एज इट इज दिख जाएगा क्वेश्चन कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। अब मान लीजिए कि कुछ इस क्वेश्चन को ही थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है, कि 2 × माध्य बराबर ऐसे कुछ करके आपको दे दिया, तो आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, पहले ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इस फॉर्मूला से किसी एक का वैल्यू निकाल के उसमें पुट करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, ठीक है। और उलझाने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं उल्टे सीधे, बाकी तो ये पता है कि ये इसमें वो होता है 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है इसका बहुलक क्या है? बहुलक मतलब क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो 11 सबसे छोटा है, 1, 11, 2, ठीक। उसके बाद आया है 12, 12 कितनी बार आया है? एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, 11 सबसे छोटा है, या फिर इसको ऐसे करते हैं कि सॉरी, तो वो इरेजर जो है उधर भी इरेज हो गया था, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि 12 है यहाँ पे पहले, तो 12 को गिन के लिख लीजिए। 12 कितनी बार आया? 1, 2, 2 बार, चलिए 2 बार। उसके बाद 13 है, 13 को हमने नहीं देखा, 13 कितनी बार आया है? 13 आया 1, 2, 3 बार, चलिए 3 बार लिख लिए। 11 कितनी बार आया? 11 लिखेंगे, 11 कितनी बार आया है? 1 और 1, 2 बार, ठीक है। 14 कितनी बार आया है? वो 1 बार। उसके बाद 12 को हम लिख चुके हैं, 13 को भी लिख चुके हैं, 15 कितनी बार आया है? 1 बार। 11 भी लिख चुके हैं, 13 भी लिख चुके हैं। अब क्या है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है वो संख्या आपका क्या क्या हो जाएगा? बहुलक, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है, जितना भी अगर 10-15 डेटा भी दिया हुआ रहता है तो क्या करेंगे, इसमें सब नंबर को एक बगल से जो है नंबर को उठाइए, उसको गिनना शुरू कीजिए। कितनी बार आया? 2 बार। 13 कितनी बार आया? 3 बार। तो इसीलिए, और फिर बाद में जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसको गिन के लिख देंगे, ठीक है। 15 जो आया है वो 1 बार आया है, 11 नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो 84 नंबर है, वो है बोल रहा है कि अगर इसका माध्य 10 है तो x का मान, ये तो सबसे सिंपल है, सबका योग 7 + 9 + 13 + 15 + x/10, ठीक है। सॉरी, x/3, 2, 5, ठीक है, x/5 बराबर 10, ठीक है। अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 हो जाएगा। 9, 7, 16 और 13, 29 हो गया, प्लस 10, 39, 5, 44, 10 बचे 50, x बराबर 6 है।
अब जो है यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है आपका प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, प्रायिकता। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, ये क्वेश्चन आता ही रहता है एग्जाम में, ठीक है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ का वो हमेशा 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तो मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में ही रहेगा। तो अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान 0, ठीक है। चलिए, बोल रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 50% मतलब 0.5, इसका मतलब 0.75, 0 सब 1 से कम है, 0 से 1 के बीच में है, लेकिन ई 1 से ज़्यादा है 1 पॉइंट, तो ये नहीं हो सकती, ठीक है। अगला, न्याय संगत पासा फेंका गया है तो 2 के गुना जाने की प्रायिकता। पासा का पासा में क्या क्या आता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक। तो ये हो गया, इसी में से कुछ एक आएगा पासा में। कितनी बार भी आप पासा फेंकिएगा तो या तो 1 आएगा, कोई भी 6 में से कुछ एक आएगा। लेकिन बोल रहा है कि 2 का गुना जाने का प्रायिकता कितना होगा, तो 2 का गुणज क्या क्या है, 2, 4, 6। तो वो बोल रहा है कि इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक, 2, 4, 6 आने की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी होता है, जो प्रायिकता होता है, वो क्या होता है कि जो हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स है डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस। तो इसमें कितना है, 3 बटा, इसमें कितना है 6, 3/6 बराबर 1/2। तो आधा आधी चांस है कि वो आपको 2 का गुणज वाला आए और आधा आधी चांस है वो नहीं भी आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता या दृढ़ निकाला जाता है, मतलब अपने इच्छा अनुसार कि मतलब रैंडम निकाला जाता है, ठीक है, किसी की इच्छा के अनुसार नहीं, रैंडमली निकाला जाता है। तो बोलता है लाल रंग होने की क्या प्रायिकता है। अब देखिए, थोड़ा सा ताश के बारे में जानना पड़ेगा आपको। आप 10th क्लास में है, लेकिन आपको ताश के बारे में जानना पड़ेगा। एक ताश में जो है कितने कार्ड्स होते हैं, 52, और उसमें जो है 26 होते हैं वो रेड होते हैं और 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ठीक है। 26 जो है वो लाल पत्ती होती है और 26 जो है वो ब्लैक होती है। तो यहाँ पे लाल तक ही काम है, नहीं तो हम और आगे भी डिवाइड करते हैं। बाकी इधर जो है ये लाल में भी 2 कैटेगरी होता है, ये 13, ये 13 और ये 13 और ये 13, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हमें पूछ रहा है कि तो लाल आने की क्या प्रायिकता है। तो लाल जो है 26 में से कोई एक को आ गया, ठीक है, और टोटल जो है 52 पत्ता है, तो बटा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन 89, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, तो सिक्के जो है उछालिएगा तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा, टेल आएगा। बोल रहा है कि 2 उछाल रहे हैं, तो लिख लीजिए क्या क्या आ सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक। अब बोल रहा है कि कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, कम से कम एक शीर्ष मतलब या तो हेड आ जाए, तो इसमें भी कम से कम एगो है, ये भी है और ये भी है, ठीक। तो 3 क्या हो जाएगा 4, ये 3 है बटा में 4, टोटल 4 ही आएगा, तो ये है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम की संख्या, ठीक है। 3 सिक्का को आप एक साथ उछाले तो कितना तरह का जो है परिणाम आ सकता है। अब सिक्का जो उछाल रहे हैं, 3 सिक्का उछाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n, ठीक है, क्योंकि सिक्का उछाल रहे हैं तो उसमें 2 ही में से कोई एक चीज़ आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा है। और जितना सिक्का उछाल रहे हैं उतना ही है। अब उसको आप बोलेंगे कि कैसे। यहाँ पे देखिए, पिछली बार में 2 सिक्के उछाले थे, ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है 4, परिणाम जो है 4 परिणाम आ सकते हैं। तो ये क्या हुआ 2 यही 4 है, तो इसीलिए 3 निकाल रहे हैं तो 2 8 आ जाएगा। 4 सिक्का उछालते तो 2 आता 16, समझ रहे। तो ये फॉर्मूला होता है 2n, ठीक है। इसके आप सारे लिख भी सकते हैं कि क्या क्या आ सकता है। सेम हेड 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 आ गया, ठीक है, हेड हेड टेल आ गया,
हेड टेल हेड आ गया, ठीक है। इस तरह से आप लिखते जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर अंतःवर्ग, सॉरी, ये वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि एक वृत्त है, इस वृत्त में एक वर्ग है इंस्क्राइब्ड, अंतःवर्ग मतलब इसके वर्ग के चारों जो कोण होंगे वो वृत्त को टच करेंगे, ठीक है। सबसे ए बी सी डी, यहाँ पे केंद्र है ओ, इसको आप मिलाएंगे यहाँ से तो, ठीक है, ये आर है, ये आर है, ठीक है। अब देखिए, ये याद रखिएगा आप, ये जब मिलाएंगे तो क्या होगा, ये व्यास बन जाएगा, वृत्त का व्यास बनेगा, तो ये कोण 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। ये 90 बन गया, और ये दोनों भी बराबर है क्योंकि ये दोनों वर्ग है तो बराबर हो गया, तो ये एंगल भी बराबर हो गया, 45 हो गया, और ये भी 45 हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये एंगल भी 45 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि भुजा क्या होगा, तो क्षेत्रफल का एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं रेडियस दिया हुआ 8, तो ये 8 दिया हुआ है तो ये भी 8 हो जाएगा, 8 और 8 दिया हुआ है तो इस समकोण त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में जो विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, √8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64 गुना 2, ठीक है, 8√2 आ जाएगा, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 × 4, तो बराबर 16, और 6 चौक 24, 256। इंटरेस्टिंग, ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, ठीक है। तो 8 और 8 ये हो गया, ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 8√2, 8√2 का होल स्क्वायर हो गया, हाँ, ये 4 गलत हो गया, यहाँ पे गलती हुई, ठीक है। 8 × 8 64, और √2 का होल स्क्वायर 2 आएगा, 128, ठीक है। आंसर आपका 128 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये एग्जाम में अवॉइड करना है आपको। चलिए, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात ये दिया हुआ है 4:5। वृत्त की परिधि का अनुपात मतलब क्या है, 2πr1/2πr2 बराबर 4/5, ये कट गया, r1/r2 बराबर 4/5, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, πr1 स्क्वायर डिवाइड बाई πr2 स्क्वायर, पाई कट गया, r1/r2 का होल स्क्वायर, तो 4/5 का होल स्क्वायर बराबर 16/25, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी भुजा, क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर कितना है, 9√3, √3 कट गया, भुजा स्क्वायर बराबर 36, भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर मार दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, R1 R2 वाले दो वृत्त की परिधियों का योग अगर R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो, ठीक है। R1 R2 वाले दो त्रिज्या के वृत्त की परिधि निकालिए, 2πr1 हो गया, दूसरा 2πr2 हो गया, बोल रहा है दोनों का जोड़, तो जोड़ बोल रहा है कि ये R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है 2π × r, ठीक है। 2π दोनों तरफ से कट जाएगा, तो बचा क्या, R1 + R2 बराबर R, ये ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। चलिए, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, ऊंचाई और त्रिज्या, ठीक है, बना लिया हमने डायग्राम, ज़रूरत नहीं है बनाने का, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये हाइट है, ये R है, तो बोल रहा है कि 3 गुनी हो जाती है, तो शंकु का आयतन, तो H जो है वो क्या हो गया 3H, और R जो है वो क्या हो गया 3R, ठीक है।
तो पहले आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, पाई इंटू 3 आर का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू एच, ठीक है। तो अगर आप इसका जो देखिएगा तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई इंटू 9 आर स्क्वायर इंटू 3 इंटू एच, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, तो 27 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इतना था और इसमें 27 से गुना हो गया, ठीक है। चलिए आर त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोला बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है आर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये वाला भी एरिया और नीचे वाला भी एरिया, तो अर्धगोला का जो है इधर का क्षेत्रफल जो है कर्व सरफेस का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर और ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा टोटल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शंकु के छिन्न का आयतन होगा, ये इंटरेस्टिंग फार्मूला है। ये छिन्न क्या होता है, शंकु जो है आप बनाए तो पूरा बनाए, ठीक है, लेकिन मान लीजिए जो आधा शंकु है मतलब ऐसे ऐसे और ऊपर भी काट दिया बल्ट, इसको बोलते हैं छिन्न। ये थोड़ा छन्ना आकार का होता है, अगर उल्टा करके देखेगा तो ये आपको छन्ना आकार के देखेगा। पूरा इसका क्षेत्र, इसका जो है आयतन कितना होगा, ठीक है। ये जो है ये छोटा रेडियस है, ये जो है ये बड़ा रेडियस है आर, ये जो है इनकी दैट्स इट, ये पूरी जो है पूरी हाइट होती है, ठीक है, ठीक है। तो फार्मूला यही होता है, इसमें 3 टर्म होते हैं, आर बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस ये आर इंटू आर, ठीक है। चलिए अगला बोल रहा है कि उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा जिसमें यह होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ए इंटू A18 माइनस A14 बराबर 32, ठीक है। अब देखिए कोई भी समांतर श्रेणी लिखिएगा तो A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, हम ये कह रहे हैं कि A2 जब दूसरे में पहले को घटा देते हैं A2 माइनस A1 तो वो क्या निकलता है, D निकलता है, जो आपका क्या होता है सर्व अंतर निकलता है। अब इसी तरह से कि इसमें जो है डायरेक्ट अगर आप ये कीजिएगा तो इसमें भी D निकलेगा, लेकिन आप A3 माइनस A1 लिखिएगा तो क्या होगा 2D निकलेगा, क्योंकि और तो सब है ही, इसमें D, एक D इधर एक्स्ट्रा D इधर एक्स्ट्रा, तो ये 2D एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इन दोनों का जो ये टर्म्स में अंतर आया उतना मल्टीप्लाइड बाय D, तो उसी तरह से 18 माइनस 14 कितना हुआ 4 मल्टीप्लाइड बाय D, ठीक है, बराबर 32, ठीक है। तो कितना हो गया ये 4 4D बराबर 32, D बराबर 8, आंसर D हो जाएगा, ठीक है। गोला का व्यास दिया हुआ है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 गुना 21 गुना 21, 7 या 21 12 गुना 21 गुना 22, ठीक है, इसको गुना कर लीजिए। चलिए गुना करते हैं, 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42 और 4 46 गुना 12, 12 से गुना करते हैं, 12 दूनी 24 के 4 बकिया 2, 12 छक 72, 2 74 के 4 बकिया 7, 12 चौक 48 और 7 55, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपको सी। ये आपको पहाड़ा आना चाहिए, अगर आपको टेबल आता है तो आप गुना कर सकते हैं और आसानी से, नहीं तो गुना करने बैठिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई, बेलन दिया हुआ है, हमेशा हर ज्यामिति क्षेत्रमिति और ये आपका वो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, सब में नियामक ज्यामिति, ये सब में आपको क्या करना है डायग्राम बनाना है। ऊंचाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर, वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, ये अगर r है तो पाई आर स्क्वायर 264 हो गया, तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है, गुना कर दीजिए 264 गुना 14, वेट थोड़ा सा, हाँ ये बोल रहा है कि आपको तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर
कुछ ज़्यादा ही वो नहीं है, कम। वक्र के बेलन के वक्र सतह ओ हो का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। ओके सॉरी, मुझे लगा कि आयतन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए पाई आर स्क्वायर एच हमें निकालना है, ठीक है। जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई आर एच कितना दिया हुआ? दिया हुआ 264, ठीक। चलिए अब इसको हम बना लेते हैं ऐसा। कैसे नहीं बना सकते? ये नहीं है 264, सॉरी। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने का है कि वक्र सतह का क्षेत्रफल, मतलब ये जो ये घुमाने वाला है ना, ये लंबा वाला एरिया, उसका पूरा वो दिया तो 2 पाई आर एच होता है। आपको ऊंचाई दिया हुआ तो 2 पाई आर निकल गया। आर कितना निकला? चलिए इसको क्या करते हैं कि बराबर कितना हो गया? 264 डिवाइडेड बाय 14, तो 14 1 12 और 14 वेट 14 गुना 14 2, अच्छा ये 12 ही हुआ ना। ओके 7 1 3 2 7 इकाई 7 6 है ना, तो ये कटेगा नहीं। अब जब ये कटेगा नहीं तो उसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग आर का। तो 132/7 गुना 2 इंटू 22, ऊपर में गया 7, 22 छक 32 से ये कट गया 2/3 6। आर का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुना आर स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 14, 7 दूनी 14, 22 नमा 98 से गुना 2, ठीक है। 8 दूनी 16, 19 दूनी 38, 1 39 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आंसर आ गया। देखिए थोड़ा सा गौर करना है कि पाई आर स्क्वायर एच हमें निकालना है। ये क्या है? ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमें ये नहीं था कि आयतन दिया हुआ है कुछ और निकालना। हमें दिया हुआ जो था वो था वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच दिया हुआ था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने सारा जो है 51 से 100 तक का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। और अगर आपको ये इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको सवाल है, या फिर मैथ्स में आपको 10 से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसमें कुछ भी सीखने को मिला, तो आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।